एक बात को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आधी अधूरी इच्छा वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ता है और पूरी इच्छा वाला व्यक्ति जिसके पास पूरी तरीके से समर्पण की भावना है, वो चाहे जितनी भी कठिनाई हो वो क्या होता है, लगातार आगे बढ़ता रहता है। इससे जो भी काम कीजिए पूरी इच्छा से कीजिए, पूरी लगन के साथ कीजिए, पूरी तत्परता के साथ कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको लगता है कि आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इसके लिए कितना एफर्ट्स करें, इससे बहुत बड़ा मतलब आएगा। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा ऑथमेटिका परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मेरे साथ पूरी तत्परता के साथ वीडियो देख रहे होंगे और आप जिस प्रकार आपका स्नेह हमको प्राप्त हो रहा है वो हम लोगों को मोटिवेट करता है और काम करने के प्रति हमारे उत्साह को, हमारी लगन को, हमारे समर्पण को और बढ़ा देता है। और आपका प्यार ऐसे ही अगर हमको मिलता रहा तो हम आपके पास पूरी सीरीज़ हम आपको मॉडल पेपर की, हर एग्ज़ाम के मॉडल पेपर की सीरीज़ आपको देते रहेंगे। हम लगातार हर उस पर जो चैप्टर वाइज पढ़ा रहे थे और हर चैप्टर की दो वीडियोस हम आपको दे रहे थे, लेकिन इसी बीच आप लोगों ने कहा सर जी मॉडल पेपर की भी सीरीज़ हम लोगों को लगाते रहिए। पेट का एग्जामिनेशन लगा हुआ है, कुछ लोगों ने कहा सर जी मेरा ग्रुप डी का पेपर लगा हुआ है और कुछ लोगों का लेखपाल का पेपर लगा हुआ है। हमने ये बात आपकी पूरी तत्परता के साथ बैठे और उस पर गहन अध्ययन किया। हमको पता, हमने लोगों ने निर्णय लिया कि पूरी तरीके से हम आप लोगों को क्या करें, कम से कम एक सीरीज़ चालू करें और बाकी लोगों से कहना चाहेंगे बहुत जल्दी हम उसकी दूसरी सीरीज़ भी चालू करेंगे, ग्रुप डी की भी चालू करेंगे और लेखपाल की भी चालू करेंगे। और जो आपका समय है उस समय के पहले हम आपके मॉडल पेपर को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को ख़त्म कर सकें। लेकिन अभी हम पैट के रूप में मॉडल पेपर चालू कर रहे हैं और पैट का ये पहला मॉडल पेपर है। और जिस प्रकार बाकी वीडियो में आपका प्यार, स्नेह और अपनत्व हमको आपका प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार इस सीरीज़ में भी आपका प्यार और अपनत्व हमको प्राप्त होगा, ये उम्मीद करते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं और क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी 1 2 3 4 5 6 और एंड सो ऑन 60 तक की संख्याओं का योगफल हमको ज्ञात करना है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। एक पहला ऑप्शन है 1830, दूसरा ऑप्शन है 1390, तीसरा ऑप्शन है 1850 और डी ऑप्शन है 1840। अब देखिए जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है और जो चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं उन सभी को मालूम है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन जिन लोगों ने, बहुत सारे लोग आप में से कमेंट्स करके आंसर दे सकते हैं और कमेंट करके आंसर जरूर बताते रहिए कि क्या आंसर होंगे। देख ये क्वेश्चन है तो अब ये अगर हमने पढ़ा है कि 1 से लेकर लगातार कितने तक भी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो संख्या लास्ट वाली संख्या है उससे एक संख्या बढ़ा देंगे और उन दोनों के मल्टीपल का क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, तो हमको क्या होगा, योगफल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, लास्ट नंबर क्या था 60 से एक ज़्यादा करेंगे तो 61 होगा, फिर दोनों के मल्टीपल को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इनमें दोनों नंबर को तो नहीं, लेकिन 60 को हम हाफ कर सकते हैं तो 60 2 से भाग दे दिया तो 30 बार जाएगा और 30 कैसे गुणा करें तो 3 1 3 और 3 6 18 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 1830। तो इसका मतलब है कौन सा आंसर ऑप्शन सही होगा, 1830 फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। इट इज़ योर फर्स्ट आंसर। क्लियर। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 9, तीसरा है 8 और चौथा है डी ऑप्शन है 7। ये ऑप्शन के रूप में देखा है। अब जैसे ध्यान दीजिएगा कि अगर 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या का अगर इन तीनों का योग दे रखा है, इन तीनों का योग 24 दे रखा है, तो बीच वाली संख्या ऑलवेज एवरेज होती है। और एवरेज निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर 3 संख्याओं का योगफल दे रखा है, 3 संख्याओं का योगफल दे रखा है तो योगफल को जितनी संख्याएं उनसे भाग दे दें। तो जैसे ही भाग देंगे तो बीच वाली मिडिल संख्या आ जाएगी जो हमारी औसत कहलाती है और ये मिडिल संख्या भी कहलाएगी। तो 3 को हमने जैसे ही 24 से भाग दिया तो 8 हो जाएगा, ये 8 आंसर हो गया। अब बताइए इससे कौन सा आंसर सही होगा, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक बात को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं
कि आधी अधूरी इच्छा वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ता है, और पूरी इच्छा वाला व्यक्ति जिसके पास पूरी तरीके से समर्पण की भावना है, वो चाहे जितनी भी कठिनाई हो, वो क्या होता है, लगातार आगे बढ़ता रहता है। इससे जो भी काम कीजिए पूरी इच्छा से कीजिए, पूरी लगन के साथ कीजिए, पूरी तत्परता के साथ कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको लगता है कि आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसके लिए कितना एफर्ट्स कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा मतलब आएगा। इसलिए आपसे ये कहेंगे, इनको लगा के क्वेश्चन की बात कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60 तथा 84 को पूरी विभाजित करे। और जो बड़ी से बड़ी संख्या का बात कर रहा है यहां पे, और पूरी तरीके से विभाजित करने की बात कर रहा है, तो क्या कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो दिए हुए नंबर हैं, ये किसी ना किसी पहाड़े में जरूर आएंगे, केवल वो नंबर ढूंढना है। अब यहां पे अगर देखिए तो ये 24 देखा तो ये 12 के पहाड़ी में आता है, और ये 60 भी 12 के पहाड़ी में आता है, और ये 84 भी क्या 12 के पहाड़ी में आता है। तो बड़े से बड़ा पहाड़ा क्या आपके हिसाब से 12 हो जाना चाहिए। अब 12 के पहाड़ी के अंतर्गत तो देखें तो क्या 12 के पहाड़ी के अंदर 24 हो सकता है, 24 भी आया, लेकिन 24 के पहाड़ी में 60 नहीं आता, सिर्फ 24 की बात कर ही नहीं सकते। और 36 के पहाड़ी में 72 नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन तो अपने आप कट हो जाएंगे। और 8 के पहाड़ी में ये तो आता है, लेकिन ये दोनों नंबर नहीं आते, इससे ये ऑप्शन नहीं हो सकते। तो पहले चीज है, सभी नंबर किसके पहाड़ी में आ रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़ी के अंतर्गत ये आते हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। इससे ये सभी नंबर किसके पहाड़ी में आते हैं, 12 के पहाड़ी में आते हैं। ये 12 के पहाड़ी में कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यहाँ 5 बार आ रहा है, और यहाँ पे 7 बार आ रहा है, और इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इससे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 12 हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात 4 आ जाता है, और जैसे 4 को जैसे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ रहा है, 9 तथा 25 का मध्यानुपात कीजिए। मध्यानुपात का मतलब 9 और 25 के बीच में जो संख्या आ रही है वो निकालनी है। 9 और 25 मध्यानुपात मतलब मध्य में जो अनुपात आ रहा है उसको निकालना है। मध्यानुपात ध्यान रखिएगा, इसके लिए हमको 4 डिजिट का होना जरूरी है, और यहां पे कितनी मिल रही है हमको, केवल 3 डिजिट मिल रही। तो ऐसी स्थिति में ऑलवेज समझिएगा, बीच वाले नंबर को हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, 9x और x। हमको मालूम है समानुपात के नियम में हम क्या कहते हैं, पहले और चौथे का मल्टीपल किसके बाद दूसरे और तीसरे के मल्टीपल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इनका इनसे गुणा करेंगे तो क्या होगा, x² हो जाएगा, और इनको गुणा कर दें तो 9 को 25 से गुणा करें तो 25 9 क्या होगा, 225 हो जाता है। ये x² है, तो इसको भी स्क्वायर के पदों में लिखें तो x² बराबर 15² है, स्क्वायर कट गया तो x बराबर क्या होगा, 15। तो मध्यानुपात क्या हो जाएगा, मध्यानुपात बराबर 15 हो जाएगा। अब बताइए दिए गए ऑप्शन के हिसाब से कौन सही हुआ, तो ए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो सॉल्व कीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ए की उम्र को ए, बी की उम्र को बी मान लें, तो कह रहा है इन दोनों की उम्र का योगफल क्या है, 22 वर्ष है। 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, देखिए ये ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब ए और बी की उम्र में जो अंतर है वो क्या है, 4 वर्ष का अंतर है। ए बड़ा है बी से कितने वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है। अगर हमको ए की उम्र चाहिए तो आपको मालूम है ए की उम्र चाहिए तो ये जोड़ेंगे तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, और 2a बराबर क्या हो जाएगा, 26 होगा। तो ए की उम्र बराबर क्या होगी, 13 हो जाएगी। मतलब इन दोनों को जोड़ दें और आधा कर दें तो आंसर ए की उम्र आ जाएगी। तो ये क्या होगा, 13 इट इज योर आंसर। तो ए की उम्र बराबर क्या हो गया, 13। ये आंसर हो गया, समझ में आ गया। अगर फिर से कह रहे हैं अभी तक आप कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो आप अपने साथ और मेरा अपना तो समय बेकार करेंगे और मेरा भी समय क्या करेंगे, बेकार करेंगे। इसलिए हर हालत में कह रहे हैं पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, जिससे आप आने वाले समय में आने वाले एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सके। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं पेन और कॉपी लेके बैठे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। एक 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु है, एक 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु है। दो वस्तुओं को मिलाकर बेचा जाता है तो जो मिश्रण बनेगा उसका दाम 12 से ज्यादा होगा, लेकिन 18 से क्या होगा, कम होगा।
और चूंकि अनुपात में मिला के बेचना है तो इन दोनों का अंतर यहां लिखते हैं। 18 और 15 का अंतर क्या होगा, 3 आता है, और 12 और 15 का अंतर भी क्या आता है, 3 आता है। अनुपात 3 है। अनुपात में जो नंबर कॉमन होता है उसको हटा देते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 ये हट गया, तो कितने का अनुपात होगा, 1:1। ये किस में आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है। ए ऑप्शन हमारा सही हुआ, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा ए औप्शन सही हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया, कह रहा है क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे, 11 लोग हो जाएंगे। 11 हो गए। अब औसत आयु क्या होती है, 1 वर्ष बढ़ गई। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई तो कितनी हो गई, 31 हो गई। तो अब हमको क्या पूछा है, तो बताइए कप्तान की आयु क्या है। तो हम आपसे पूछेंगे औसत कितना बढ़ गया, बताओगे 1 बढ़ गया, तो हम कहेंगे ये 1 बढ़ गया। तो क्या करें, इसको हम अगर देखिए केवल 1 बढ़ रहा है, संख्या भी 1 बढ़ी, तो कप्तान की उम्र निकालनी है तो इसको केवल ऐसे जोड़ दिए। तो जैसे ही ऐसे जोड़ेंगे तो आपको क्या होगा, आंसर मिल जाएगा कप्तान की उम्र का। अगर ये 1 बढ़ रहा है और ये भी 1 बढ़ रहा है तो आप इसको गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। तो 30 में 11 जोड़ेंगे, 30 और 11 क्या होगा, 41 हो जाएगा। 41 क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको लगता है ये मेथड हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे एवरेज वाला जो चैप्टर हमने पढ़ाया है इसको 2 यूनिट में पढ़ाया है। एक यूनिट में पहले 15 क्वेश्चन है, दूसरी यूनिट में भी क्या है 15 क्वेश्चन है, और इसके डिस्क्रिप्शन हम जो क्या करेंगे आपको वीडियो में दे देंगे और लिंक दे देंगे। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म ऐसे आप लगा सकें तो आप भी उसको वीडियो को देख लीजिए। और इसका आंसर क्या होगा, 41। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 10% कम है। तो ए की आय कम है बी की आय से, तो बी की आय को अगर हम 100 मान लें तो ए की आय बी की आय से क्या है, 10 कम है। 100 में 10 कम है, प्रतिशत का मतलब है 100 में 10 कम है। अब कह रहा है तो बताइए बी की आय ए की आय से, ए की आय क्या है 90 से ये कितना अधिक है, तो बी कितना अधिक है, 10 अधिक है। प्रतिशत किस में निकलता है, 100 पे निकलता है। तो आंसर निकालें तो 0 से 0 ये क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब देख रहे हैं 9 को 9 से भाग दे दें तो 1 आ जाता है। तो इसका भी आंसर क्या है, 100 को अगर हम 9 से भाग देते तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो 9 से भाग दे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो आंसर होगा 11 सही 1/9 प्रतिशत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार प्रैक्टिस करें मेरे साथ और इसी प्रकार अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखें। और जिन लोगों को नहीं आंसर आ रहा है या नहीं कर पा रहे हैं उनसे हम आपसे कहेंगे कि हमारे प्रतिशत वाला जो चैप्टर है उस पर आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको देखिए। 2 यूनिट के रूप में दे रखा है पेपर चैप्टर, उसको देखिए और पढ़िए और उसको देखिए, समझेंगे आप। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है घोड़े का क्रय मूल्य। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस है, 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है। घोड़े को 20,000 में बेचने में 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है मतलब 100 की चीज है, 25 का फायदा हुआ, तो बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा, 125 रुपए। इसके हिसाब से विक्रय मूल्य 125 रुपए है। 100 की चीज 25 रुपए फायदे पे बेची तो विक्रय मूल्य 125 रुपए है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन के हिसाब से ये किसके बराबर है, 20,000 रुपए के बराबर है। अब कह रहा है उसे 40% लाभ पर बेचा जाए, 40% का लाभ पे बेचा जाए, इसका मतलब 100 की चीज है, 40 रुपए फायदा ले लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 140 रुपए हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस 2 हो गया, ये सेलिंग प्राइस 1 हो गया। तो बताइए घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा जब 40% फायदे पे हो रहा है। तो अगर हम देखें, तो अगर हम इस बात की बात करें, 125 की बात करें, ये 3 जीरो का मतलब 1000 होता है, तो ये इस नंबर का कितने गुना है हमको पता चल जाएगा। ये इस गुने की बात करें, 125 की बात करें, तो ये देखिए 125 से भाग दें तो 125 एकम 125 आएगा, बच जाएगा 75 बच जाएगा, और 75 से इसको भाग दें तो 125 नहीं क्या होगा ना, इसकी बात करें तो ये कितने बार जाएगा। तो पता चला ये हमारा क्वेश्चन की बात करें। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं कट करते हैं, हम 75 के रूप में भाग देने की बात करें, 125 का पढ़ा 8 बार पढ़ दें तो 125 8 क्या होगा, 1000 होता है। 3 जीरो का मतलब 1000 होता है, तो 8 16 हो गया, तो ये क्या होगा, इसका 160 गुना हो गया। अगर ये इसका
160 गुना है तो ये भी आंसर क्या होगा, इस नंबर का 160 गुना हो जाएगा। इसको गुणा कर दें, 14 को 16 से गुणा करने का मतलब है कि 15 का स्क्वायर से कम कर दे तो क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225 से कम 224 आएगा और 2 जीरो बढ़ा दें तो क्या होगा 22,400 आंसर है। 22,400 का मतलब हो गया ये आंसर क्या हो गया, सही हो गया। तो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपये है। उस विक्रेता 20% का डिस्काउंट देता है। 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको जो चीज़ ज्ञात करनी होती है, क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो क्रय मूल्य को हमने ऊपर लिखा और अंकित मूल्य को जो मालूम है उसको नीचे लिखा। ये क्रय मूल्य है और ये क्या है, अंकित मूल्य है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी क्रय मूल्य अंकित मूल्य की बात होगी तो क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य का संबंध लाभ से होता है और लाभ यहाँ पे 100 में 20% का क्या होता है, लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य का संबंध किससे है, लाभ से है। तो लाभ होता है तो 100 में 20 का लाभ हुआ, तो 100 में 20 का लाभ हुआ मतलब क्या होगा, 120। तो क्रय मूल्य का जो लाभ है हमने नीचे लिखा। और विक्रय मूल्य में कितने % की हानि होती है, 20% की हानि। 100 की चीज है, 20 की हानि बट्टा दिया, 100 में 20 का बट्टा दिया तो कितना हो गया, 80 हो गया। और क्वेश्चन के हिसाब से अंकित मूल्य किसके बराबर है, 600 के बराबर है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, 600 के बराबर है, ये 0 से 0 कट जाए तो ये इस नंबर का कितने गुना है, 5 गुना है। 12 पंचे कितना होता है, 60 है। तो जो हमारा आंसर होगा वो भी क्या होगा, जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 80 का कितने गुना होगा, 80 का भी 5 गुना होगा। तो 8 पंच कितना होगा, 40 होगा और एक 0 बढ़ा दे 400। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर सही है, 400, सी ऑप्शन सही है। तो ये हमारा 400 आंसर सही हो गया। फिर से कह रहे हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करना मत भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब ना हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या कर रहा है, 1260 का 33 होल नंबर 1/3% प्लस 755 का 80% का मान ज्ञात करो। मतलब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये नंबर क्या कह रहा है, 1260 का 33%, 33 से 1/3% बराबर क्या होता है, का मतलब ही होता है 1/3, का मतलब होता है 1/3 प्लस क्या लिखिए 755 और 80% बराबर होता है 4/5। तो इसको 3 से भाग दें तो 3 से भाग जैसे देंगे तो 3 चौक 12 होगा और 3 दूनी क्या होगा 6, ये 420 आ जाएगा। प्लस इसको 5 से भाग दें तो क्या होगा, 15 बचे क्या होता है 75 होता है, 5 एकम 5 होता है, इसको गुणा कर दें 4 एकम 4 और 15 छको क्या होगा 60। तो इनको जोड़ना है, 20 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 24 आएगा, 6 में 4 जोड़ दें कितना होगा 10। तो इसका आंसर होगा 1024। आपको मालूम है अगर प्रतिशत हमारा ये प्रतिशत दे रखा है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हम ढंग से याद करें तो ये क्वेश्चन हमारे क्या आसान है। इस नंबर का हमको क्या निकालना है, 1/3 निकालना है, इसको भाग दिया 420 हो गया, 755 का 80% निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 455 का 80% बराबर 4/5 होता है, ये 5 का क्या है 15 गुना और 1 गुना 151, तो 4 का भी 1 गुना, 4 का 1 गुना और 15 गुना लिख दिया, इसको जोड़ दिया, यू विल गेट द आंसर। तो बताइए इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही हुआ, तो 1024 क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन चलिए दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य हो गया, 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी। उसी कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए खरीदी कितनी थी, 2,50,000 में खरीदी थी, ये खरीदी थी और इसको बेचा कितना 3,48,000 में क्या हुआ, बेच दिया। अगर हम 3 जीरो की बात करें तो 3 जीरो ये हटा दें, 1 2 3, तो 3 जीरो से कोई वास्ता नहीं रहा। अब इसको घटाएंगे तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 आ जाएगा और एक कैरी लेंगे, 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये उसका क्या होगा, फायदा हो जाएगा। ये क्या है, जितने में खरीदी वो क्रय मूल्य हो गया और जितने में बेची वो विक्रय मूल्य हो गया। अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं विक्रय मूल्य क्या है 3,48,000 रुपये ये है और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 2,50,000। ये उसने बेची है। तो अब विक्रय मूल्य चूंकि ज़्यादा है तो इसको लाभ होगा और लाभ कितने रुपए का है, इसको घटा दें तो ये हो गया 8 लिखें, 14 में 5 क्या 9 गया तो 98 होगा। ये चीज़ हमारा क्वेश्चन हो गया।
ये इतना लाभ हो रहा है, मतलब और लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। तो 2,50,000 की चीज पर हमको कितना हो रहा है, 2,50,000 की चीज पे लाभ कितना हुआ, 98,000 लाभ हो रहा है। और प्रतिशत किस पे निकलता है, 100 पे निकलता है। ध्यान रखें 100 रुपए पे जो लाभ होता है उसे हम लाभ प्रतिशत कहते हैं। तो हमने अगर यहां से 3 जीरो को इससे कट कर दें तो अब आप बताइए इस नंबर में इस पे एक रिलेशन बनता है। रिलेशन क्या बनता है, अगर हम इसको देखें तो ये इस नंबर का कितने गुना है, तो आप बताओगे 0.4 गुना है। 25 को 100 होता है, एक संख्या डेसिमल लगा दें तो हमको ये चीज़ पता चल जाएगी, 100 के रूप में हो जाता है 0.4। तो 25 को 100 हो जाता है, दशमलव का 0 हट गया तो ये 0.4 गुना है। तो ये भी इसका क्या होगा, 0.4 गुना होगा। 0.4 गुना कर दे, 4 और 32 के 2 आ गए, 3 हासिल 4 ने 36 और 3 क्या होगा 39 हो गया। दशमलव लगाए तो दशमलव लगा दे, चूंकि 100 पे लाभ हो रहा है इसके लिए, इसलिए इसको बोलेंगे लाभ प्रतिशत। तो 39.2% का क्या होगा, लाभ होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। से हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है और आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। जिन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का को जो दिक्कत आ रही है, तो प्रॉफिट लॉस का हमने क्या किया है, ऑलरेडी हमें पहले लिस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो आप उस प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को उसको पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए और इन क्वेश्चन को लगाइए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी घड़ी को 1,114 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% की हानि होती है। देखिए यहाँ पे बेचने के रूप में देखा 5% की हानि होती है, इसका मतलब 100 की चीज़ को हम 5% की हानि पर बेच रहे हैं। 100 की चीज़ को 5% की हानि पे बेच रहे हैं, मतलब 95 पे बेच रहे हैं। ये सेलिंग प्राइस 1 है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, तो आपने बताया 1,140 के रुपए के बराबर है। ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस प्रतिशत के रूप में है। 5% की हानि मतलब 100 रुपए की चीज है, 5 रुपए की हानि हुई मतलब 95 की हो गई। अब कह इस घड़ी को कितने में बेचिए जाए कि इस पर 5% का लाभ हो। 5% का लाभ हो मतलब 100 रुपए की चीज हो, 5 का फायदा चाहता है, 105 रुपए का फायदा चाहता है। तो इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस 2 क्या है, 105 है। लेकिन ये प्रतिशत के रूप में हमको न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में क्या होगा, तो हमको देखना पड़ेगा ये इसका कोई रिलेशन है या इसका इससे कोई रिलेशन है, तो वही आंसर हो जाएगा। ये दोनों नंबर 5 के पहाड़े में आते हैं, तो इसको 5 से काट कर दे। 19 पंचे क्या होता है, 95 होता है, और इसको कट करेंगे तो 21 पंचे क्या होता है, 105 होता है। तो ये देखिए 5 से काट कर दे तो ये इसके पहाड़ी में आता है, कितने बार आता है, 6 बार। 19 छक्का होता है 114 होता है, और उससे क्या है 1 जीरो ज्यादा। तो ये नंबर जो आएगा वो भी क्या होगा, 6 गुने से 1 जीरो ज्यादा होता है। क्या होगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 से 1 जीरो ज्यादा। तो आंसर क्या होगा, 1260। अब हम दिए गए विकल्पों में देखें कौन सा आंसर सही आएगा, तो आंसर कौन सा आएगा, ए ऑप्शन क्या है, सही है। तो 1260 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो ये प्रॉफिट लॉस के ये क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में प्रॉफिट लॉस से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, से इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है और ये क्वेश्चन की ज़रूरत हमको पड़ती है, इसको देखते कैसे करते हैं। इसमें कह रहा है ए और बी के रेशियो में कितने का, ए और बी में कितने का अनुपात है, 3 और 4 का अनुपात है। और यहां पे कह रहा है बी और सी में, अगले लाइन का बी और सी में कितने अनुपात है, तो बी के सामने बी की वैल्यू रखेंगे तो बी की वैल्यू 8 है, बी और सी में 8 और 9 का अनुपात है। चूंकि यहां पे बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहां पे बी की वैल्यू सेम बना लें, अगर नहीं है तो बना लें। क्या बना सकते हैं, तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। कैसे होगा, तो हमको मालूम है इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी पता चल जाएगा। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6 होगा। 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या 8 हो जाएगी। 9 में कोई गुणा नहीं है तो 9 की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका ए और बी और सी में रेशियो चाहिए, तो ए का रेशियो क्या होगा 6 हो जाएगा, बी का 8 हो जाएगा और सी का रेशियो क्या होगा 9 हो जाएगा। तो इनमें अनुपात होगा 6, 8 और 9 का रेशियो हो जाएगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन के देखें, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमको किसका किसका रिलेशन चाहिए, ए और सी का रिलेशन चाहिए। ए और सी का रिलेशन चाहिए तो बी के रिलेशन को हटा दें, तो ए का 6 रेशियो है और इसको, और ये दोनों किसके पारे में आता है, 3 के पारे में 2 बार आता है, ये 3 के पारे में 3 बार आता है, तो 2 और 3 के अनुपात में लगा लेते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जब इस प्रकार के आ जाए और जब पहले और आखिरी का रेशियो पूछे तो आप इस प्रकार कुछ क्वेश्चन मत कीजिए। इस क्वेश्चन को लगने के लिए ए अपॉन सी का रेशियो निकलना हो तो यहाँ पे ए अपॉन बी लिखिए इंटू बी अपॉन क्या लिख दिए, सी लिख दीजिए।
ए और सी का रेशियो, तो ए अपॉन सी बराबर ए और बी की वैल्यू क्या 3 बटे क्या है 4 है, बी और सी की वैल्यू 8 बटे क्या है 9 है। इसको कट कर दें तो इसको 4 से कट करेंगे क्या होगा 2, 3 से इसको कट करेंगे 3, तो देखिए ए की वैल्यू क्या होगी 2 और सी का रेशियो क्या 3 हो गया। तो इसको आप इस फॉर्म में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। तो कितने अनुपात होगा 2:3। तो जो आपको आसान लगे वो मेथड आप अप्लाई कीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या होगा 2/3 क्या होगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ए तथा बी ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 रुपए निवेश करके साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद उन्हें 1,50,000 रुपए का फायदा होता है, तो बी का हिस्सा, बी का भाग क्या है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉफिट अगर ए और दो लोगों ने व्यापार किया है तो प्रॉफिट ए और बी का जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल के ऊपर डिपेंड करेगा, ए की कैपिटल और ए के टाइम के ऊपर निर्भर करेगा, और बी का प्रॉफिट जो तय करेगा बी की कैपिटल और बी के टाइम के ऊपर निर्भर करेगा। मतलब इसका मतलब हुआ P1 प्लस P2 बराबर होगा C1 T1 इंटू C2 T2। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि अगर टाइम दोनों का इक्वल हो तो कभी भी T की वैल्यू को मत रखो, क्योंकि 2 वर्ष बाद दोनों की पूंजी 2 साल रुकी रही है, तो इस पर T का फैक्टर ना भी लगाएं तो आंसर हमारा क्या होगा सेम आएगा। समझ में आ रहा है। तो प्रॉफिट ये P और P प्रॉफिट P1 ये प्रॉफिट P2 का रेशियो का बंटवारा उनकी कैपिटल की रेशियो में होगा। इनकी कैपिटल क्या है 30,000 रुपए है और कितनी है 45,000 रुपए है। अब फिर से हम पूछें टी क्यों नहीं लिखा, टी हमने इसलिए नहीं लिखा कि 2 यहाँ लिखते 2 यहाँ लिखते और रेशियो में जो कॉमन होता है वो हट जाता है, इसलिए पहले से हमने टी को क्या किया हटा दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये 3 0 और ये 3 0 कट जाएंगे और ये 15 के पहाड़े में 2 बार आता है, ये 15 के पहाड़े में क्या आता है 3 बार आता है। अगर देखें तो ए का जो प्रॉफिट है वो 2 के रेशियो में है, बी का जो प्रॉफिट वो 3 के रेशियो में है। टोटल देखें तो ये क्या है 5 है और अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितने का फायदा हो रहा है 1,50,000 1,50,000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो अगर हम सिंपल सी भाषा में देखें ये इस नंबर का क्या 3 गुने से कितने जीरो ज़्यादा 4 जीरो ज़्यादा है, तो हमको किसका प्रॉफिट चाहिए बी का प्रॉफिट चाहिए। तो इसको भी क्या करें 3 गुना करें 9 आ जाएगा और 9 गुने से 4 जीरो ज़्यादा की बात बोला है तो 4 जीरो ज़्यादा कर दें। तो बी का प्रॉफिट क्या होगा, इसका 3 गुना करेंगे 90,000 हो जाएगा और 90,000 कहाँ दे रखा है इस डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया सही हो गया। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं और 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इस ग्रुप में देखते हैं 12 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं 24 दिन में करते हैं। तो बताइए 8 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमको मालूम है कि जब पुरुष और दिनों की संख्या होती है तो M1 और D1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो 12 पुरुष, तो यहाँ पे 12 पुरुष किसी काम को क्या करते हैं 24 दिन में करते हैं। तो M1 D1 बराबर, तो बताइए 8 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 8 पुरुष कितने करेंगे, तो ये 8 के पढ़ाई में कितने बार आएगा 3 बार आएगा। तो D बराबर क्या होगा 12 क्या होगा 36 दिन में काम पूरा होगा। तो दिए गए विकल्पों में देखें तो क्या होगा बी विकल्प एकदम सही है। तो 36 इट इज़ योर आंसर और विकल्प बी हमारा क्या हो गया सही हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 आता है। क्वेश्चन 17 कह रहा है ए किसी कार को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, उसकी कैपेसिटी 12 दिन में समाप्त करने की। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, अधिक कार्यकुशल है, उसी कार को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। तो हम ध्यान रखना इस रूप में कैपेसिटी और डेज एक दूसरे के क्या होते हैं का मल्टीपल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कैपेसिटी और डेज का जो मल्टीपल होता है वो कांस्टेंट होता है। तो फॉर्मूला बन जाता है C1 और D1 बराबर C2 और D2। तो ए किसी काम को 12 दिन में करता है, यहां पे लिख रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है। तो ए किसी काम को 12 दिन में करता है ये लिख दिया। और ए की तुलना में बी क्या है 60% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब है इसकी जो कैपेसिटी अगर 100 है तो बी जो है वो इससे क्या 60% अधिक कार्यकुशल है। तो 100 से 60 ज्यादा हो गया तो कितना होगा 160 हो गया कैपेसिटी। ये बी की कैपेसिटी, तो बताइए बी कितने दिन में करेगा तो डी दिन में करेगा, ये मान लेते हैं। तो इसमें क्या फॉर्मूला हुआ कैपेसिटी डेज इंटू कैपेसिटी का मल्टीपल जो क्या होगा डेज और कैपेसिटी का मल्टीपल कांस्टेंट होता है। तो C1 D1 बराबर क्या होता है C2 और D2 के। अब इसको काट दें, क्वेश्चन को देखते हैं और स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो 0 से इसको क्या करें कट कर दें, तो 0 से 0 कट कर गया। अगर इसको देखें तो ये 4 के पढ़े में कितने बार आएगा, अगर हम इसको देख लें ढंग से तो 4 के पढ़े में 4 बार आएगा और 4 के पढ़े में कितने बार आएगा 3 बार आएगा।
तो 4d बराबर किसके हो जाएगा, 30 के हो जाएगा, और कट कर दे तो 2d बराबर क्या होगा, 15 हो जाएगा। तो d बराबर क्या होगा, ये 15 का आधा हो जाएगा, 7 से ही 1/2 दिन में पूरा हो जाएगा। और इसके दिए गए ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो क्या होगा, कार्य क्या होगा, बी इस कार्य को 7.5 दिनों में क्या करेगा, पूरा करेगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है। दो नल ए तथा बी क्रमशः किसी टैंक को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। तो नल ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर रहा है और बी उसे कितने घंटे में भर रहा है, 15 घंटे में भर रहा है। अब हमारे पास समस्या तो आ गई कि ये 10 घंटे में भर रहा है, ये 15 घंटे में भर रहा है, तो टैंक की कैपेसिटी क्या है, उसकी धारिता कितनी है, ये कैसे निकालें। तो हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला। 10 और 15 का एलसीएम ऑलवेज क्या आएगा, 30 आएगा। और 30 के पानी में ये 30 लीटर उसकी कैपेसिटी, 10 घंटे में 30 लीटर भर रहा है। तो हमने पूछा 10 घंटे में 30 लीटर भर रहा है, तो बताइए 1 घंटे में कितना भरेगा। तो 1 घंटे में कितना भर, 10 के पानी में कितने भर रहा है, 3, तो 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। और 15 घंटे में ये क्या भरेगा, कितना भरेगा, तो 15 में 30 होता है, तो 2 लीटर पानी ये भरेगा। और ये जो है ये इनकी कैपेसिटी है। तो अगर दोनों साथ साथ खोले गए, कह रहा है दोनों को साथ साथ खोल दिया गया, तो जब दोनों को साथ साथ जोड़ेंगे तो दोनों क्या करेंगे, जब दोनों साथ साथ खोला तो 3 ये और 2 ये, तो 5 लीटर पानी भरेंगे। कितना समय लेंगे, 1 घंटा। तो अब पूरा भरने में कितना समय लेंगे, तो हम क्या करें, 30 से 5 को डिवाइड कर दे तो आंसर आएगा। तो 5 के पानी में कितने बार आएगा, 6 बार आएगा। तो 5 का कितना होगा, 30। तो दोनों जब खोल दिए जाएंगे तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा, 6 घंटे में भर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। और आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं उनको आप सोल्यूशन कर रहे होंगे और मेरे सोल्यूशन से आप मैच कर रहे होंगे आंसर को, और आपका आंसर उम्मीद करते हैं हमसे पहले आ रहा होगा। और अगर आपका आंसर हमसे पहले आ रहा हो, टिक लग रहा है, तो हमको बहुत खुशी होगी। और इसकी जो दिक्कत आ रही है वो हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। और जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसको हमको जरूर बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि सर हम ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, मेरा ये कमिंग एग्जामिनेशन है, तो हम उसके आपको पूरा जो मटेरियल हम उसको प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दो नल एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। दो नल एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट 18 मिनट में भर सकते हैं। 2 मिनट तक दोनों को नल को खोल दिया जाता है। तो पहले क्या है, नल ए उसे 12 मिनट में भर रहा है, नल बी उसे कितने मिनट में भर रहा है, 18 मिनट में। हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला तो कितना टंकी भर रही है ये पता चल जाएगी। 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 36 आएगा। 12 और 18 का एलसीएम की बात करें, ये एलसीएम आ गया, ये आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम आप निकाल लेते हैं। तो ये 12 के पहाड़े में कितने आएगा, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगा, 3 की हो गई, इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, 2 की हो गई। बात समझ आ रही है। अब कह रहा है 2 मिनट तक दोनों नल खोल दिए जाते हैं, टंकी में खोल दिए जाते हैं। तो 2 मिनट में दोनों नल खोले गए। तो अब हम बात करें कि 2 मिनट में ये कितना भाग भरेगा, 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, 3, तो 2 मिनट में कितना भरा, 6 लीटर इसने भरा। और 1 मिनट में 2 लीटर भरता है, 2 मिनट में क्या भरेगा, 4। ये हम ऐसे बोले 2 मिनट के लिए दोनों नल खोल दिए गए, 1 मिनट में उन्होंने 5 भाग भरा था, तो 2 मिनट में कितना भाग भरेंगे, 10 भाग भरेंगे। और ये 10 भाग क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो बचेगा कितना, शेष भाग बचेगा 26। अब भाग कितना बचा, 36 में 10 भाग क्या हो गया, दोनों ने 2 मिनट में भर दिया। अब बात ये, इसके बाद क्या, पहले नल को बंद कर दिया गया, मतलब इस ए वाले नल को बंद कर दिया गया। तो इसके बाद कितने मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी, लेकिन अब भरेगा कौन, बी। पूरी टंकी में एक मिनट में वो 2 लीटर भरता है, तो पूरी कितने 26 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, तो 2 से इसको भाग दे दें। ये 2 के पहाड़े में 1 बार है और ये 3 बार है, तो ये 13 आ गया। तो पूरे शेष भाग को भरने में उसको कितने मिनट लगेंगे, 13 मिनट लगते हैं। तो कितने मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी, तो इसका मतलब 13 मिनट बाद टंकी क्या हो जाएगी, जो शेष भाग है वो 13 मिनट में क्या होगा, भर जाएगा। तो 13 मिनट क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए जैसे एलसीएम निकालने के लिए हम बात कर रहे हैं, देखिए एलसीएम निकालने के लिए जब होता है तो जो बड़ा पहाड़ा होता है उसको पहाड़े पढ़ लीजिए, तो छोटा पहाड़ा उसमें जरूर आ जाएगा। जैसे 18 के 18, 18 12 के पहाड़े में आता तो 18 के और आगे बढ़ गया, 18 क्या होगा 36, 36 12 के पहाड़े में आ गया। तो सीधे हम क्या अगर 36 एलसीएम ले लें तो इसमें हमको कोई बहुत ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं आता तो आप मैनुअल तरीके से इसको 12 और 18 का एलसीएम निकालिए और लगा लीजिए। और अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे एलसीएम और एसएफ का जो चैप्टर है जो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है उसको जाइए, मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जो चैप्टर है उसको जरूर देखिए और उस चैप्टर का अभ्यास कीजिए। उसमें 4
हमने भागों में डिवाइड करके एलसीएम के चैप्टर दे रखे हैं, उसको दीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात देखिए, क्वेश्चन नंबर अब क्या आ गया, 20 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है 2 रेलगाड़ियों की चालों में 6 और 7 का अनुपात है। तो इनकी चालों में अगर अनुपात बोलें तो इनमें 6 और 7 का अनुपात है, ठीक है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 4 घंटे में क्या होता है 364 किलोमीटर चलती है। यहाँ पे चाल की परिभाषा के रूप में देखिए तो 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी। तो ये इस नंबर के पहाड़े में कितने आ रहा है, 9 बार आ रहा है, 9 चौको 36, 4 एकम 4, ये इस नंबर का 91 गुना है। तो देखिए 4 घंटे में वो कितना जा रहा है, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 336 जाती है, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, 4 9 36, 4 एकम 4, 91 जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल 91 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये 91 है, रेशियो के रूप में देखें तो ये 7 है, तो ये इसमें रिलेशन देखें तो ये इसका कितने गुना है, 13 गुना है। तो अगर पहले वाली की चाल चाहिए तो ये भी इसकी क्या होगा 13 गुना होगी, 13 गुना करें तो 78 आ जाएगी। 13 क्या होता है 78, 36 क्या होगा 78 होगा, तो 78 इसकी क्या हो गई, चाल हो गई। अगर ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया, 13 78 हो गया। तो ये हमने आंसर किया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। चलिए अब आपको मज़ा आ रहा होगा और आप यदि खुशी महसूस कर रहे होंगे तो हम फिर से आपसे कहेंगे और ये बात कर रहे हैं कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए उम्मीद करते हैं ये काम आप पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे और अपने फ़र्ज को निभा रहे हैं। हम अपने फ़र्ज को निभा रहे हैं, आप अपने फ़र्ज को निभाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ रहे हैं। 100 मीटर रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वो किस चाल से चली, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और यहाँ पे खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही है। तो वैसे तो जब भी किसी व्यक्ति को किसी बड़ी चीज़ को पार करेगी तो अपनी लंबाई चलेगी प्लस उस व्यक्ति की या प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी, लेकिन व्यक्ति की लंबाई तो है ही नहीं, तो केवल रेलगाड़ी व्यक्ति को या खंबे को पार करती तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो अब हम समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी तो 100 होगी और ये चाल है, तो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा। अगर हम इसको देखें तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 के पहाड़े में 2 बार आएगा, तो सम बचेगा 2 × 6 बचेगा, 6 दूनी क्या होता है 12 होता है। तो चूंकि समय ये सेकंड में है, सही आंसर क्या होगा 12 सेकंड में क्या हो जाएगा, पार हो जाएगी। कितने सेकंड में पार हो जाएगी। अब आप पूछ सकते हो सर 5/18 से क्यों गुणा किया, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं और इसको रूप में हमने गुणा कर दिया, तो कितने सेकंड में पार करेगी, 12 सेकंड में पार कर जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बताएं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें, एक नाव धारा की दिशा में है। जब भी ध्यान रखना, धारा की दिशा में जो चाल होती है उसको बोलते हैं x + y। ये नाव की चाल होती है और ये धारा की चाल होती है, तो x प्लस धारा की दिशा में चाल x + y होती है और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये कह रहा है 24 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। 4 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में कितना तय करेगा, क्योंकि 1 घंटे में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। ये इसका 6 गुना है, तो ये भी क्या होगा 6 गुना होगा, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। दूसरी लाइन कर रहा था धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, x - y होती है और वो दूरी 6 घंटे में वो 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 1 घंटे में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। इसका 4 गुना है, तो ये भी क्या होगा 4 गुना हो जाएगा, तो x + y = 4। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये इक्वेशन है ये कैंसिल हो जाएगी, तो 2x = क्या होगा 10 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 हो गई। ये नाव की चाल थी, तो पूछा शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल यहाँ पे क्या हो रही 5 किलोमीटर के बराबर हो गई। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ये नाव की चाल का क्वेश्चन था, नाव धारा का क्वेश्चन था और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को जब समझते हैं, ₹14.40 प्रति किलोग्राम के गेहूं को ₹11.40
₹11.40 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। जब भी किसी चीज को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं तो क्या बनता है, एलिगेशन या मिश्रण बनता है। आपने दो प्रकार के गेहूं बांट दिए, एक ₹14.40 का गेहूं है और एक ₹11.40 का गेहूं है, तो दो कैटेगरीज बन गई। अब कह रहा है कि इन प्रकार की मात्रा को दोनों को मिला दिया गया तो मिश्रण बन गया, और मिश्रण का मूल्य क्या होगा, जो ज्यादा वाला है उससे कम होगा और जो कम वाला है उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जैसे ही उनको कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹12.60 प्रति किलोग्राम हो जाए, ₹12.60 प्रति किलोग्राम हो गया। तो अब ये देखिए इसको किस अनुपात में मिलाया जाएगा, ₹14.40 वाला ये अधिक वाला है और ये कम वाला है। ये अधिक है मतलब किससे, इससे अधिक है, और कम ये कम है, ये इससे क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर से इसको घटा दें, तो जैसे घटाएंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो अब ये इससे 0 हो गया, ये इससे कैरी देगा, 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब इसने कैरी दे दिया, 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो 1.80। इसका अंतर यहाँ लिखते हैं और इसका अंतर यहाँ लिखेंगे। ₹12 ये ज़्यादा अधिक है, ये अधिक है, तो 60 में से 40 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20 बचेगा, और 12 में से 11 जाएगा तो 1 बचेगा। ये अनुपात हो गया। तो हमने इन पे अनुपात के रूप में देखा, ये नंबर दशमलव हट जाएं, 0 से 0 कैंसिल कर दें, दशमलव हट जाएं, तो ये दोनों 6 के पहाड़े में आते हैं। 6 के पहाड़े में कितने बार आते हैं, ये 6 के पहाड़े में क्या आएगा, 2 बार आएगा, और ये 6 के पहाड़े में 3 बार आएगा। तो इनको किसके अनुपात में मिलाना पड़ेगा, तो पूछा है इन गेहूँ को किस अनुपात में मिलाया, तो ये इनको ₹14.40 का जो गेहूँ है वो 2 के रेशियो में मिलाया गया है, और ₹11.40 वाला गेहूँ है उसे 3 के अनुपात में मिलाया गया है। तो इनका रेशियो क्या होगा, 2 और 3 के अनुपात में मिलाया गया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, एलिगेशन हम आपको बार बार कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर चैप्टर में आपको इसका उपयोग मिलेगा। तो हम एलिगेशन के लिए आपको कहेंगे कि आप एलिगेशन चैप्टर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कोई व्यक्ति 988 रुपीज़ बैंक में जमा करता है, उसे 8% की दर से 5 वर्ष का ब्याज, 18% की दर से 5 वर्ष का के अंत में ब्याज मिलता है। तो पहले इसका मतलब जरा समझिएगा, ₹100 अगर हमने 1 साल के लिए जमा किया जाता तो हमको ₹18 ब्याज मिलता। ₹100 जमा करते ₹18 ब्याज मिलता, लेकिन हमने जमा कितने साल के लिए किया, 5 साल के लिए। अगर 5 साल के जमा किया तो हमको ₹100 जमा करने पे 1 साल में ₹18 मिलेंगे, लेकिन 5 साल में 18 पंचे क्या होगा, ₹90 ब्याज के रूप में मिलेगा। ₹100 जमा करने पर ₹90 हमको ब्याज मिला। कैसे मिला, 18 पंचे 90, मतलब R को इससे गुणा कर दिया तो ₹100 पे हमको ₹90 ब्याज मिला। तो ये हमने मूलधन कहलाएगा और ये ब्याज कहलाएगा, लेकिन हमारा मूलधन कितना है, 988 ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो हम कैसे करें, तो अब हम जरा सा ध्यान दें, तो ये 100 को अगर हम 0.9 से गुणा कर दें, 100 को 0.9 से गुणा कर तो 90 आ जाएगा। तो ये इसका 0.9 गुना है, तो ये भी इसका क्या होगा, 0.9 गुना हो जाएगा। गुणा करें तो 9×72 के 2 हो जाएगा, 7 हासिल होगा। 9×72 और 7 क्या होगा, 79 होगा, फिर 7 कैरी हो जाएगा और 9 9 से 81 हो जाएगा। 81 और 7 क्या होगा, 88 होगा। चूँकि यहाँ पे दशमलव लगा है तो यहाँ डेसिमल लगा दें, तो ये हमारा आंसर, चूँकि पैसा इसके रूप में होता है तो इसको क्या करेंगे, 0 बढ़ा दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, 889.20 हो जाएगा, और दिए गए ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, ये बराबर होगा। एक बार फिर से देखिएगा कि ₹100 अगर हम बैंक में जमा करते तो ₹18 ब्याज हमको मिलता 1 साल में। हम 5 साल में चाहते हैं, 18 पंचे क्या होगा, ₹90। तो ₹100 हम बैंक में जमा करेंगे तो ₹90 हमको ब्याज मिलेगा। ये इस नंबर का कितने गुना है, 0.9 गुना है। वैसे तो हम अगर एक 0 बढ़ाते तो 9 गुना करते, चूंकि एक 0 कम है इससे इसको बोलेंगे 0.9 गुना। तो ये इस नंबर का भी क्या होगा, 0.9 गुना होगा। पहली चीज़ देखिए, इसके कारण आपको फॉर्मूला बिल्कुल हट जाता है और ये चीज़ समझने में क्या होती है, हमारी आसानी होती है। अगर आपको लगता है सिंपल इंटरेस्ट में इस प्रकार नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि हमारे चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट का हमारा चैप्टर बना हुआ है। उस चैप्टर को आप देखिए और उसको पढ़िए, और उसको पढ़ेंगे तो आपको इसके पूरे मेथड आपको क्या होंगे, समझ में आ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं इसके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात कर रहे हैं। ये 25 नंबर कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो अगर कोई धनराशि नहीं मालूम है तो पी मान लें, कितने वर्षों में, 3 वर्ष में कितनी हो गई, 1016 रुपए हो जाती है।
तो 7 वर्ष में कितनी हो गई? 1304 रुपए हो गई। मतलब अगर हम 7 वर्ष की बात करें तो 3 साल तो ये जमा है, 4 साल और जमा कर दें तो टोटल 7 वर्षों में कितनी हो गई? 1304 रुपए हो गई। अब 4 साल का ब्याज देखें, 1016 रुपए जमा करें और 1304 रुपए मिश्रधन हुआ जा रहा है। तो बताइए 4 साल में, 4 वर्ष में हमारा साधारण ब्याज कितना होगा, इसकी बात करें तो इनसे इसको घटा दें तो 1016 को इसको घटाए तो 14 में से 6 गया, क्या बचेगा? 8 बचेगा। 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। ये 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 288 रुपए। क्योंकि प्रत्येक साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है इसलिए हम इसको डायरेक्ट इसके रूप में दे सकते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर नहीं होता इसलिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में लिख सकते हैं। तो हमने देखा ये इस नंबर का 7 गुना है और 2 गुना है। अगर हम इसका 7 गुना करें 28 आएगा और 4 का 2 गुना करें 8 आएगा। तो हमने 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो ये इसका 72 गुना है। तो हमने क्या किया? 3 साल का भी क्या किया? 72 गुना किया। तो इसका 7 गुना करें तो 21 आ जाएगा और 2 गुना करें तो 6 आ जाएगा। तो 3 साल का ब्याज हमको 216 रुपए ब्याज मिलेगा। अगर 216 रुपए ब्याज मिला, 3 साल का 216 रुपए ब्याज आया, तो अगर इनको घटा दें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 8 में से 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। तो ये जो हो जाएगा मिश्रधन से अगर साधारण 3 वर्ष का साधारण ब्याज घटा दे तो मूलधन मिल जाएगा। तो मूलधन पूछा हुआ धनराशि क्या थी? तो धनराशि बराबर क्या होगी? 800 रुपए हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी और मेरे साथ आप लोग पूरे समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ और पूरी लगन के साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। और ये जो आने वाला एग्ज़ाम है इसको आप पूरी तरीके से बीट कर ले जाएंगे, ये उम्मीद करते हैं। और आप अगर मेरे साथ पूरी तरीके से लग के काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर एक गुरु का विश्वास होता है किसी लड़के के अपने बच्चों के प्रति तो ध्यान रखिएगा वो सिलेक्शन ज़रूर होता है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इस वीडियो को जैसा कि हमने वादा किया था कि हम प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे, तो पहला प्रैक्टिस सेट आपका चालू हो गया और कंटिन्यूस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे आगे क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़ एक बात और कर रहे हैं, सीजीएल मेंस का बैच हमारे यहाँ चालू हो गया है और सीजीएल का मेंस का बैच हम चालू है और उसको लगा रहे हैं। इससे अगर जिन लोगों को सीजीएल के बैच पढ़ना चाहते हैं, मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमसे ऑफिस में संपर्क करें।